हेलो गाइस। एंगुलर में अगर आपको HTML एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करना हो, डॉम को डायनामिकली कंट्रोल करना हो या फिर UI को स्मार्ट बनाना हो तो एंगुलर में एक पावरफुल फीचर यूज होता है जो कि है डायरेक्टिव। तो आज की वीडियो में हम एंगुलर डायरेक्टिव को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। डायरेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट उसके कंसेप्ट क्या है, डायरेक्टिव कितने टाइप्स के डायरेक्टिव्स है एंड स्ट्रक्चरल एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी व्हाट इज डायरेक्टिव, तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्टिव एक्चुअली होता क्या है। तो एंगुलर में डायरेक्टिव एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जो डॉम के बिहेवियर को चेंज करती है। डॉम की बिहेवियर मीन्स जो कि HTML के एलिमेंट्स रहते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो डायरेक्टिव का यूज यूज अभी डायरेक्टिव का यूज करके हम HTML एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव या फिर स्टाइल भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो मतलब डायरेक्टिव का काम होता है HTML एलिमेंट का बिहेवियर कंट्रोल करना। अभी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को कंडीशन के बेसिस पे हाइट या फिर शो करना है, या किसी एलिमेंट को कलर चेंज करना है, या एलिमेंट को रिपीट करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब काम डायरेक्टिव्स के थ्रू होता है। अभी यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स है, एक कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये @कंपोनेंट, यही हमारा कंपोनेंट डायरेक्टिव है। तो एंगुलर में कंपोनेंट भी एक टाइप का डायरेक्टिव होता है। तो एक्चुअली जब हम एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो इंटरनली एंगुलर उसको डायरेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। कंपोनेंट डायरेक्टिव का मेन पर्पस होता है UI क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऐप रिएक्टिव फॉर्म है ये क्या है, हमारी एक HTML, मतलब यहाँ एक HTML टैग बन जाता है जो UI को रिप्रेजेंट करता है। अभी इससे क्या होता है, ये एक सिलेक्टर है, तो सिलेक्टर के अंदर जो कस्टम HTML टैग दिया है, इस HTML टैग को अगर हम दूसरे कंपोनेंट में यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो भी इस कंपोनेंट का HTML पार्ट है वो हमें कंप्लीटली दिख जाता है इस दूसरे कंपोनेंट में। मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ ये बताती हूँ, ये मेरा होम कंपोनेंट है, यहाँ पे अभी मेरा कुछ भी कोई भी कोड नहीं है। मैं आपको चाहे तो यहाँ पे दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि होम में मेरा कोई भी पेज नहीं है। तो क्या करती हूँ, यहाँ पे अभी मैं ये सिलेक्टर यूज करती हूँ जो कि कस्टम HTML टैग बना है। तो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में मैं ऐप रिएक्टिव एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अभी बन गया, ये सेव किया। तो जो मेरा डेटा अभी ऐप रिएक्टिव फॉर्म में, मेरा एक रिएक्टिव फॉर्म है, तो ये सारा HTML जो है मुझे होम पेज में भी दिखेगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था ब्राउजर में, और अभी हमें पूरा का पूरा जो रिएक्टिव फॉर्म का जो HTML है वो पूरा का पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से यूज होता है जो कि मतलब जो कंपोनेंट डेकोरेटर है, तो इस तरह से यूज होता है कि इसमें जो कस्टम HTML टैग दिया है, ये अगर हमें कभी कभी भी एक कंपोनेंट में जो HTML का डेटा लिखा है वो अगर हमें रिपीट कहीं पे चाहिए किसी और कंपोनेंट में, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली उसको शो कर सकते हैं। तो ये था अभी कंपोनेंट डायरेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि ngIf, ngFor एंड ngSwitch। तो ngFor का यूज सॉरी ngIf का यूज होता है कि जो एलिमेंट्स है या फिर कोई ना कोई पर्टिकुलर ड्यू है या फिर कोई फॉर्म है, तो उसको कंडीशन के बेसिस पे शो एंड हाइड करना। मान लो अगर मेरे पास लॉगिन का पेज है, तो लॉगिन के बटन मतलब
लॉगिन का पेज है, तो लॉगिन के बटन लॉगिन जब क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, लॉगिन मतलब हम लोग होम के पेज पे राउट हो जाते हैं एंड उस पे लॉगिन का बटन हटा के लॉग आउट का बटन आ जाता है। तो वो लॉगिन का बटन हटा के जो लॉग आउट का बटन दिखता है, वो किस बेसिस पे दिखता है, तो वो कंडीशन के बेसिस पे दिखता है। एंड उसके लिए कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, एनजी इफ, स्टार एनजी इफ, ये कंडीशन यूज करते हैं। एंड उसके बाद एनजी फॉर है, स्टार एनजी फॉर, जो कि जो भी हमारा डेटा रहता है, मान लो कि अगर एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो डेटा है, वो डेटा हम लोग शो करेंगे, वो एनजी फॉर में शो करेंगे, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जो डेटा रहेगा वो एक एनजी फॉर में हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो जो डेटा है वो रेंडर करने के लिए एनजी फॉर यूज होता है। एंड एनजी स्विच जो है वो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है एंड उस बेसिस पे हमें जो है वो मतलब जो भी हमारा आउटपुट है वो शो होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, मतलब एनजी इफ, एनजी फॉर एंड एनजी स्विच, ये तीनों भी टाइप्स आते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में। तो वन बाय वन हम लोग उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो कैसे वर्क होता है एनजी इफ, किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट में किसी भी एलिमेंट को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो एनजी इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारी जगह पे ये एनजी इफ यूज करते ही है, क्योंकि बटन्स रहता है या फिर फॉर्म कुछ भी, बहुत सारी चीजों पे ये इसका यूज होने वाला है। तो पहले क्या हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, इज लॉगिन, ये हमने वेरिएबल लिया एंड इसको हम लोग इनिशियली फॉल्स रखते हैं। ठीक है, इज लॉगिन ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसको हम लोग करते हैं अभी फॉल्स कर लिया इनिशियली। ये जो HTML का फॉर्म है, ये मेरा, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। मतलब आपको इस तरह से दिखेगा, आप कोई भी आपके एंड से फॉर्म ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लॉगिन पेज दिख रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आपको अगर लॉगिन पेज मतलब लॉगिन पेज लेना है या फिर कोई और फॉर्म लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे एनजी इफ का वो कंसेप्ट देखना है कि किस तरह से किसी भी ड्यू को हम लोग हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो मैंने इनिशियली इस पे क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया एंड इसको फॉल्स करके रख दिया। अब मैं क्या करूंगी कि इस पर्टिकुलर ड्यू को, अभी ये कंप्लीट ड्यू है, ये मेरा इस ड्यू को मैं कंडीशन लगाती हूँ। तो इनिशियली फॉल्स किया, तो ये क्या है कि मुझे, मतलब इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। इसको ट्रू क्यों करना पड़ेगा, स्टार एनजी इफ, इस तरह से ही इसको लिखना है, स्टार एनजी इफ करके, ऐसा ही इसका सिंटेक्स है लिखने की तरह। अगर इसको आई को स्मॉल में लिखते हैं या फिर स्टार नहीं देते हैं तो वो चलेगा नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी इज नॉट इक्वल, और जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया था इज लॉगिन, इसको मैं क्या करती हूँ, इज नॉट इक्वल, मतलब जो मैंने फर्स्ट फॉल्स डिक्लेयर किया था, वहां पे फॉल्स उसको इनिशियलाइज किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू। इसका मतलब क्या कि ये ड्यू मुझे कंटिन्यूसली दिखेगा, क्योंकि ये मैंने इज नॉट इक्वल ये जो ऑपरेटर है, ये अगर मैंने वैल्यू ट्रू की दी होती इनिशियली तो ये फॉल्स वर्क होता। जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पे अभी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको मैंने इनिशियली ट्रू किया है। सपोज मान लो अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ, इसको ट्रू करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एनजी इफ जो है, ये एनजी इफ इस ऐसे ही कंडीशन के बेसिस पे वर्क होती है। तो तो इनिशियली मुझे तो जो लॉगिन का पेज है वो दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा। तो मैं इनिशियली फॉल्स करती हूँ क्योंकि मुझे वो कंटिन्यूअसली चाहिए पहले। ठीक है, अभी ये मुझे मिल गया, इसको फॉल्स किया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू बन गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसकी वजह से ये ड्यू दिख रहा है। आगे और भी इसको डिटेल में समझते हैं और भी ये किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक क्लिक इवेंट ले रही हूँ, क्लिक मेथड यहाँ पे मैंने दिया, और लॉगिन ये एक मैंने फंक्शन लिखा है। ठीक है, ये फंक्शन लिखा, जब मैं ये फंक्शन मतलब लॉगिन करती हूँ
यहाँ पे मैं वो फंक्शन देती हूँ एंड जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करती हूँ तो दिस डॉट इज लॉगिन जो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था उसको क्या करती हूँ मैं ट्रू करती हूँ। मतलब जैसे ही लॉगिन पेज पे क्लिक होगा तो इनिशियली तो ये क्या हो जाएगा, इज लॉगिन ट्रू बन जाएगा। तो अभी मतलब उस पे क्लिक किया तो इज लॉगिन ट्रू बन गया। जैसे ही इज लॉगिन ट्रू बन गया तो और क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने और एक div लेके रखा है जो कि है मेरा लॉग आउट का। ये और मैंने कोड लेके रखा है, ये है मेरा लॉग आउट का। इसके लिए मैंने क्या किया, कंटेनर यूज किया है। ये सारे मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज किया है। आपके एंड से आपको यूआई जो है आपके एंड से आप बना सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे मैंने ही बनाया वैसे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके मन से यूआई बनाइए, आपको जैसे लगता है। बस एनजी इफ का जो कंडीशन है जो मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे कंटेनर कंटेनर दिया मैंने, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में किया तो दोनों भी टेक्स्ट सेंटर में दिखेंगे। एंड जिस तरह से मैंने लॉगिन का बटन लिया है उसी तरह से मैंने लॉग आउट का बटन किया है। तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट का फंक्शन दिया। ठीक है, तो लॉग आउट के बटन को मैं क्या करती हूँ कि फॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि लॉग आउट का बटन जैसे लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इज लॉगिन फॉल्स बन जाएगा। जब इज लॉगिन फॉल्स बन जाएगा तभी तो वो उसके अंदर ये फिर से ड्यू में जाएगा और वो ट्रू बन जाएगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, दिस इज लॉगिन इज इक्वल फॉल्स। ठीक है, और ये ड्यू क्या बन जाएगा, स्टार एनजी इफ इज इक्वल इज लॉगिन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि ये अगर ट्रू है, हमने कंटिन्यूअसली इसको दिखाया है, क्योंकि हमारा ये क्या बन गया, इनिशियली हमने इसको फॉल्स किया है तो ये क्या बन जाता है, ट्रू बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने इज नॉट इक्वल दिया है, इज नॉट इक्वल की वजह से वो वैसा बिहेव हो रहा है। तो इसे इसको ही बोलते हैं जो कि हम लोग डॉम एलिमेंट जो चेंज करते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है एचटीएमएल का जो बिहेवियर चेंज होता है वो इसी कंडीशन के बेसिस पे होते हैं। इसीलिए डायरेक्टिव्स को हम लोग बोलते हैं कि वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। तो हमने क्या किया है, ये एनजीएफ का जब कंडीशन लगाया उसी बेसिस पे ये हमारा बिहेवियर चेंज हुआ ना। नहीं तो क्या हो जाता, दोनों भी मुझे दिख जाते। अभी लॉगिन और लॉगआउट साथ में ही दिख रहे हैं, तो ऐसा तो किसी भी वेबसाइट में नहीं होता है। जब हम लॉगिन करते तो ऑटोमेटिकली बटन लॉगआउट का दिख जाता है, एंड लॉगआउट के बटन पे हम अगर लॉगआउट करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से हमें लॉगिन दिखने लगता है। तो ये भी सेम इसी तरह वर्क होगा कि यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या लगाई कि इज नॉट इक्वल, मतलब ये ट्रू हो गया क्योंकि लॉगिन का पेज मुझे कंटिन्यूसली दिखेगा। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, लॉगिन के बटन पे, तो ये ट्रू बन जाता है, ये ट्रू बन जाता है। एंड एंड उसके बाद मुझे ये वाला ड्यू दिखने लगता है। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क होता है। अभी इनिशियली मुझे लॉगिन का दिख रहा है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करती हूँ एंड पासवर्ड एंटर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे लॉग आउट का जो है, जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पे लॉग आउट का बटन ये विजिबल हो गया। एंड लॉग आउट पे मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे लॉगिन का बटन दिख रहा है। तो एनजी इफ यहाँ पे क्या इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। मतलब ऐसे भी आपको पता है इफ एल्स किस तरह वर्क होता है, कि कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसके अंदर का जो ड्यू है वो एग्जीक्यूट होता है। अभी ये ओपनिंग एंड इसका ड्यू जो है क्लोज यहाँ पे हो गया, तो इस एनजीएफ का जो एक्सेस है वो इसी ड्यू तक है, इसीलिए इतना पार्ट दिख रहा है। और जो ये वाला एनजीएफ है इसका एक्सेस इस तक है, इसीलिए ये जब फॉल्स रहेगा तो ये दिखेगा। तो ये दोनों भी कैसा है, इफ एल्स पे ये ट्रू है तो ये पार्ट दिख रहा है, और जब ये फॉल्स हो रहा है तो ये पार्ट दिख रहा है। तो इसी वजह से ये इस तरह से वर्क हो रहा है। जब मैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करती हूँ, लॉगिन पे क्लिक करती हूँ, तो क्या हो रहा है कि मुझे ये वाला ड्यू दिख रहा है। लॉग आउट पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला।
हमारी, हाँ, आप लोग अगर वेबसाइट में इंटरेक्ट करते होंगे तो ये वेबसाइट में आप देखिए, जब भी आप लॉगिन करते हैं एंड अगर आपको वो पेज मतलब लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट में जाके लॉग आउट करते, फिर से आपको जब आप वो वेबसाइट ओपन करते तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से वो हैंडल होता है। तो ये हो गया हमारा ngIf का। तो बाद में हम लोग इसी के ही इसमें देखते हैं कि हमारा ng कैसे यूज होगा। ठीक है, ng यूज किस लिए होता है कि जो भी डेटा है वो रेंडर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास, तो होम में मेरे पास ये क्या है, ये एक डेटा है। ठीक है, मेरे पास ये एक एरे है होम में। तो ये प्रोडक्ट्स करके मेरे पास एक एरे है, इसमें नेम प्राइस, ऐसे ही हमारे पास एरे में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर यहाँ पे यूजर्स है तो यूजर्स के अंदर हमारे क्या रहेंगे, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सारा डेटा रह सकता है जो कि हम लोग टेबल में शो करते हैं। अभी ये प्रोडक्ट है तो इस वजह से ये क्या कार्ड्स में दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा हमें दिखता है। तो हम क्या करेंगे कि एक इसको ये जो है ये डेटा को हम लोग ng फॉर्म में दिखाएंगे, और वो भी कार्ड में दिखेंगे कि किस तरह से दिखता है। तो हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप से, हमारे पास बूटस्ट्रैप है, तो बूटस्ट्रैप से हम क्या करते हैं कि कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप में जाके आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड एंटर करती हूँ। अभी मैंने क्या किया कि यही कार्ड यहाँ से ले लिया, यहाँ पे मैं कार्ड ले लेती हूँ एंड तो यहाँ पे हमने जो बूटस्ट्रैप से अभी यहाँ पे कार्ड लिया है, तो इनिशियली इसको देखते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। पहले हम लोग ब्राउजर में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इस तरह से दिख रहा है, बट हमारे पास क्या है, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है। तो मुझे क्या करना है, इसका डेटा जो प्रोडक्ट्स इस एरे के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मुझे रेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कार्ड है, और ऐसे अगर मुझे यहाँ पे मैंने स्टैटिक अगर लिखा लैपटॉप, यहाँ पे अगर मैंने लैपटॉप ये लिखा, या फिर इसका इमेज एक एक का दिया, तो मुझे सिमिलर ऐसे 3 ड्यू बनाने पड़ेंगे। क्योंकि हर एक का अगर मैं नाम, उसका प्राइस एंड इमेज करती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 ऐसे सिमिलर, तो कोड कितना लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए ही क्या यूज किया है, ये ng ये यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा डिजाइन ठीक करते हैं। जैसे कि एक ड्यू में इसके ऊपर लेती हूँ एंड इसमें मैं एक क्लास देती हूँ, जो कि रहेगा मेरा मतलब कंटेनर में इसमें यूज करती हूँ, जो कि राइट एंड लेफ्ट में फिर थोड़ा सा स्पेस लेगा, empty 4, मार्जिन टॉप 4 ये कर देती हूँ। एंड उसके बाद मैं एक डी फ्लेक्स लगा लेती हूँ, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड इसके बाद क्या करती हूँ, इसको gap 4 ये कर देती हूँ। तो ताकि क्या हो जाएगा, ये मुझे मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट इसका मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा-सा, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ये कार्ड मुझे किस तरह से, अभी ये जो कार्ड है मुझे ng फॉर लूप में अभी चलाना है। तो किस तरह से करना है कि यहाँ पे स्टार ये स्टार ng4 भी इसी तरह से लिखना है। इसको एस्ट्रिक ये बोलते हैं। स्टार तो ये हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, बट इसको टेक्निकल और एंगुलर में, इस टेक्निकल लैंग्वेज में और एंगुलर में इसको एस्ट्रिक्ट बोलते हैं। एंड इसके अंदर हमें क्या लिखना है, लेट अभी मेरा क्या रहेगा, p ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरा एरे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है।
यहाँ पे एरे का नाम प्रोडक्ट्स है, तो वही एरे का नेम इधर आएगा प्रोडक्ट्स। तो अभी प्रोडक्ट्स का जो पूरा का पूरा डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, पी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन से अभी इंटरपोलेशन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इंटरपोलेशन पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो मेरा पी के अंदर क्या है, पी के अंदर अभी डेटा है, पी को मैं कैसे एक्सेस करती हूँ, नेम से, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर है ना, वो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, नेम है। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। तो मैं इसको भी इंटरपोलेशन में क्या करती हूँ, पी डॉट प्राइस कर देती हूँ, इसका प्राइस हो जाएगा। और इस बटन को मैं ऐड टू कार्ट ये करती हूँ, क्योंकि हमारा पहले ऐड टू कार्ट यही बटन रहता है। ये बटन मैंने किया। अभी इसको मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एसेट्स में कोई भी इमेजेस नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे ही इमेजेस दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे ही पी डॉट इमेज ऐसा करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये जो डेटा है हमें किस तरह से अभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये क्या किया हमने, ng फॉर लगा के जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जो हमारा डेटा है वो हमने यहाँ पे रेंडर किया है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। ऐड टू कार्ट, मेरा जो डेटा है वो मैंने रेंडर किया। अभी कोड मैंने स्टैटिक नहीं, एक लूप लगाया, तो लूप से क्या हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अभी इस डेटा के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ये यहाँ पे एक ही ड्यू में सारा का सारा ये यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे इसके अंदर और भी अगर रहते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से ng फॉर जो है वो यूज होता है। एक मतलब जो भी हमारे पास यूजर का डेटा रहता है, कभी कभी क्या होगा कि एपीआई से जो डेटा आता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ही डेटा आता है, मल्टीपल डेटा आता है, हजारों में डेटा आता है। तो वो डेटा अगर हमें मतलब किसी टेबल में वो डेटा शो करना है, तो उसके लिए हमें ng फॉर यही यूज करना पड़ता है। तो इसका यूज इस तरह से होता है। तो अभी हम लोग थर्ड कैटेगरी देखेंगे, जो कि है हमारी एनजी स्विच। तो एनजी स्विच में क्या होता है कि ये मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिया है, अगर मैंने यहाँ पे मतलब लेवल में मैं ये टीएस फाइल में क्या लिखूंगी कि लेवल मेरा मीडियम है, तो ये स्विच केस में क्या करेगा, चेक करेगा कि कहाँ पे इसका लेवल यहाँ पे कहाँ पे है। तो ड्यू में क्या करना है कि एनजी स्विच, एनजी स्विच ये लिखा, इसका लिखने का तरीका इसी तरह से है। यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें कि ng स्विच स्क्वायर ब्रैकेट में जो कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग है ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे लेवल डिफाइन करना है कि लेवल कौन सी रहने वाली है। तो टीएस फाइल में जाके ये क्या करेगा, चेक करेगा कि लेवल कौन सा मुझे कंडीशन जो है वो चेक करना है, कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करना है। तो वो मीडियम यहाँ पे जाके चेक करेगा, तो उसे जब मीडियम ये लेवल मिल जाएगा तो वो वही पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है यहाँ पे जो पी टैग है वो वही शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी कंपोनेंट में हम लोग ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेवल मीडियम ये लिया है, एंड यहाँ से मैं जो स्विच केस है मेरा ये पूरा का पूरा उठाती हूँ मैं, और इसी कंपोनेंट में मैं डालती हूँ। तो स्विच केस में कैसा है कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है और स्टार एनजी स्विच, जिस तरह से हमने स्टार एनजी इफ स्टार एनजी फॉर ये लिखा है, सेम उसी तरह से हमें, सॉरी इसको स्टार नहीं एस्ट्रिक्ट बोलना है, तो एस्ट्रिक एनजी स्विच केस ये हमने लिखा है। ये स्विच केस जो है वो पहले से ही जैसे कि सी सीपीपी जो हमने पढ़ा वहां से ही स्विच केसेस यही यही से ही मतलब वहां से ये कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। बट यहाँ पे एंगुलर में थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बट जो इसका बिहेवियर है, जो ये कंडीशन चेक करता है जैसे इफ एल्स, ये सभी टेक्नोलॉजी में जैसे कि सी सीपीपी जावा कोई भी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो इफ एल्स
का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है कि इफ अगर कंडीशन कोई ट्रू रहती है तो ब्लॉक स्कोप जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स रहती है तो क्या हो जाता है, एल्स पार्ट ये एग्जीक्यूट होता है। तो सेम जिस तरह से इफ का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी सिर्फ क्या है उसका मतलब थोड़ा-सा लिखने का तरीका ये अलग है। तो एनजी इफ का हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से वो कंडीशन के बेसिस पे हम लोग कोई ड्यू को शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो स्विच केस का भी कंसेप्ट सेम उसी तरह से है, जो ऑलरेडी जो भी कोई मतलब सी सीपीपी उस बैकग्राउंड से होंगे तो उनको जरूर पता होगा कि यहाँ पे स्विच के एनजी स्विच में क्या करना है, लेवल डिफाइन करके लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी मतलब इनिशियलाइज करके रखा है कि जो मेरा लेवल है वो मीडियम रहना चाहिए। तो यहाँ पे आके वो कंडीशन चेक करेगा कि एनजी स्विच में क्या है, इजी, और दूसरा क्या है, एनजी स्विच केस मीडियम। अभी थर्ड क्या है वो चेक करेगा, अगर उसे यहाँ पे मीडियम मिल गया तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा और यही एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसे कोई भी लेवल नहीं मिलता है तो क्या करेगा, वो अननोन लेवल ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्लास लगा लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा सेंटर, और मैं इसको एक टेक्स्ट प्राइमरी ये कर देती हूँ। तो अभी हम लोग ब्राउजर में जाके चेक करेंगे कि ये मोड ओके ये रन हो रहा होगा अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मीडियम मोड ये दिख रहा है, ये किस वजह से कि मैंने यहाँ पे लेवल ये सिलेक्ट किया इस वजह से। अगर मैं यहाँ पे लेवल इजी करती हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, इजी मोड ये दिखना चाहिए। इजी ये लेवल मैंने डिफाइन किया तो यहाँ पे मुझे इजी मोड दिख रहा है। तो इस तरह से ये स्विच केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है कि वो जो हमने कंडीशन दिया वो कंडीशन चेक करता है एंड उस बेसिस पे हमारा जो डेटा है वो डेटा हमें शो होता है। उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड एट्रीब्यूट। हमने अभी तक क्या देखा है, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में हमारे थ्री पार्ट्स है, जो कि है एनजी इफ, एनजी फॉर एंड एनजी स्विच। ये तीनों भी एग्जाम्पल्स हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए हैं। तो थर्ड हमारा कौन सा डायरेक्टिव है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिव एलिमेंट का डायनेमिकली कोई कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं या फिर क्लास ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में करते हैं। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के भी थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि एनजी स्टाइल, एनजी क्लास एंड एनजी मॉडल। ये थ्री टाइप्स है। एनजी स्टाइल में क्या करते हैं कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एनजी स्टाइल से हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं कि किस तरह से ये भी वर्क होता है। तो attribute directives change the appearance or behavior of DOM elements or components. It is used just like a normal HTML attribute. However, the directive should be enclosed within square bracket. तो directives जो है वो हमेशा square bracket में ही लिखना है, क्योंकि ng style ये जो हमारा directive है तो इसको हमेशा square bracket में ही लिखना पड़ेगा। तो directive should be enclosed within square bracket to bind it to the element। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एनजी स्टाइल का ये देखते हैं। हम लोग इसी में ही देखेंगे, अभी सेम कंपोनेंट के साथ चल रहे हैं तो इसी कंपोनेंट में देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनजी स्टाइल, एनजी इसका लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा, और मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट दिया है कि एंगुलर इज ऑसम ऐसा करके। तो इसका एनजी स्टाइल ये एक स्ट्रिंग में रहेगा, और स्ट्रिंग के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट देना है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर, फॉन्ट साइज, ये क्या है, सीएसएस प्रॉपर्टीज है। राइट, ये क्या है, सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो सीएस प्रॉपर्टीज के अंदर ये वैल्यू ले रहे हैं कौन सी, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर को एंड दूसरा कौन सा लिया है, फॉन्ट साइज में क्या लिया है, फॉन्ट साइज। ये प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी नेम है ये हमने बनाया है। तो हम लोग इसको टीएस फाइल में इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं कि टेक्स्ट कलर मेरा, अभी यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कलर मेरा क्या
टेक्स्ट कलर ये मेरा क्या रहने वाला है, रेड। फॉन्ट साइज मेरी 30। हमने क्या किया है, टीएस फाइल में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सीएसएस फाइल में ये प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं कि कलर रेड ऐसा लिखते हैं, फॉन्ट साइज 30 ये लिखते हैं। बट हमने क्या किया है टीएस फाइल में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिहेवियर है डॉम एलिमेंट का वो बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स यूज करके, जो एनजी स्टाइल हमने यूज किया है तो उसका लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा कि कलर, अभी कलर में क्या आएगा, टेक्स्ट कलर में मैंने क्या दिया है, रेड। तो टेक्स्ट कलर कौन सी वैल्यू ले लेगा, रेड ये कलर ले लेगा। और फॉन्ट साइज में मैंने क्या दिया है 30, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में उसे क्या मिल जाएगा 30, और प्लस मैंने क्या ऐड किया है पिक्सल, क्योंकि टीएस फाइल में मैंने क्या दिया है सिर्फ 30 दिया है, तो ये प्लस उसके साथ एडिशन 30 पिक्सल ऐसा बन जाएगा। तो इसमें इसमें एक्चुअल कैसा बनेगा कि कलर रेड और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और इसी और ऐसे ही ये विदाउट, अभी सीएसएस में हमने कुछ भी नहीं लिखा, आप देखते हैं, देख सकते हैं। तो सीएसएस में ये मेरा दूसरा कोड है, सीएसएस में जो लिखा है, बट इसके रिलेटेड मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चाहे तो मैं इसको कमेंट भी कर सकती हूँ एंड फिर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मैंने सीएसएस में कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी, जो भी एक्सेस हो रही है वो टीएस फाइल में जो दिया है मैंने उससे ही एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है हमारा। प्रोजेक्ट रन होने तक वेट करते हैं, क्योंकि वो फिर यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते अगर वो कम्प्लीटली रन नहीं हुआ तो। यहाँ पे रन हो गया है एंड यहाँ पे देखिए कि एंगुलर इज awesome यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इसको प्रॉपर्टीज कहाँ से मिली है, यहाँ से टीएस फाइल से। अगर मैं टेक्स्ट कलर ग्रीन करती हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे ये ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। तो ये देखिए ग्रीन कलर में दिख रहा है जो। तो हम लोग इस तरह से टीएस फाइल में भी उसकी प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ एनजी स्टाइल में वो एक्सेस कर सकते हैं एचटीएमएल में। तो इस तरह से वर्क होता है एनजी स्टाइल, जो कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का टाइप है। उसके बाद आता है हमारा एनजी क्लास। तो एनजी क्लास में क्या करना है कि इट एड्स और रिमूव सीएसएस क्लासेस इन एचटीएमएल एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो सीएसएस क्लासेस है उसको हम लोग ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं एक कंडीशन के बेसिस पे। तो इसमें क्या किया है कि एनजी क्लास ये भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा, और इज पास ये हमने क्या दिया है, इज पास ये टीएस फाइल में एक कंडीशन दी है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स पे, अगर इस पास मेरा ट्रू रहता है तो क्या दिखेगा, पास को जो प्रॉपर्टीज लगाई है वो दिखेगी। और अगर ये फेल रहता है तो उसको कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो फेल रहता है, तो वो रेड कलर ये दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करें। अभी मैं क्या करती हूँ कि टीएस फाइल में इसको बुलियन करती हूँ। टीएस फाइल में इसको मैं इस तरह से, ये वैल्यू को इनिशियली मैंने क्या किया, ट्रू किया है, तो ट्रू किया, और इसको मैं एनजी क्लास यहाँ पे ही देती हूँ। तो एनजी क्लास में इसको मैं पर्टिकुलर एक डिव के अंदर डालती हूँ, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा हमें। और इसको मैं क्लास करके एक एम्प्टी फोर करती हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में ले लेती हूँ, ताकि दिखने के लिए थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा। तो इनिशियली मैंने क्या किया है इसको कि इज पास, ये अभी ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर इसका मीनिंग क्या होता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो पास जो है वो मुझे उसके अंदर जो मैंने सीएसएस प्रॉपर्टी लगाई है वो मुझे दिखेगा। अगर ये फॉल्स बन जाता है तो फेल के अंदर जो, मतलब ये क्या है, क्लासेस है, ये क्लासेस है। इस क्लास को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, सीएसएस के अंदर हम लोग इसको प्रॉपर्टीज देते हैं। यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, ये सीएसएस यहाँ पे मैंने लगा लिया, सीएसएस के अंदर पास ये क्या बन गया, मेरा क्लास बन गया, क्लास नेम, उसको मैंने ये प्रॉपर्टीज दे दी। अगर ये फेल हो जाता है तो क्या करते हैं, फेल को हम लोग रेड कलर दे देते हैं। तो दो क्लासेस को मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज असाइन कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पास अगर ट्रू है वो ट्रू कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से।
ट्रू, अगर इस पास ट्रू है तो पास क्लास को जो प्रॉपर्टीज लगाई है वो प्रॉपर्टीज इसको असाइन इसको लग जाएगी, और अगर वो फॉल्स बन जाता है तो फेल को जो प्रॉपर्टीज लगाई है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्राउजर में जाके हम लोग चेक करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स रिजल्ट, जो स्टूडेंट्स रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा वही हमें दिख रहा है। वो ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि पास के अंदर मेरा क्या है, ग्रीन कलर है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पास को मैं फॉल्स कर देती हूँ। ठीक है, मेरा ट्रू है तो यहाँ पे मैं फॉल्स सॉरी फॉल्स कर देती हूँ। तो फॉल्स करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा फेल जो है वो सीएस उसका सीएसएस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, रेड कलर जो है वो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ना कि मतलब इस तरह से हम लोग क्लास लगा के भी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकते हैं। एक स्टाइल से कर सकते हैं, एंड दूसरा वे कौन सा है, एनजी क्लास से कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी क्लास अगर लगाते मतलब स्टाइल यूज करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज एक एक यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। बट यहाँ पे पूरा का पूरा एंटायर क्लास को हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगाती है, बट वो टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे। तो इस तरह से हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स जो है वो कवर किया है एनजी स्टाइल एंड एनजी क्लास से। तो थर्ड हमारा है एनजी मॉडल। तो एनजी मॉडल क्या होता है, अभी इसमें मेरा स्टूडेंट नेम है, ये मैंने पीएस फाइल में एक नेम लिया, स्टूडेंट नेम। तो इसका जो इनपुट है, इसको भी मैं एक ड्यू के अंदर ले लेती हूँ। इसको भी मैं क्लास कर देती हूँ कि जो कि मेरा टेक्स्ट आएगा सेंटर में। ठीक है, तो एनजी मॉडल में अभी ये इनपुट मैंने लिया है, तो ये इनपुट की वजह से कि मुझे क्या है, एक इनपुट बॉक्स मिल जाएगा, राइट। तो जो ये स्टूडेंट नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इनपुट में क्या जा रहा है, ये स्टूडेंट नेम ये इनपुट में जा रहा है। और एनजी मॉडल क्या करता है, टू वे, हमने ये एनजी मॉडल बाइंडिंग में भी पढ़ा है। तो एनजी मॉडल क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन करता है। वही एनजी मॉडल है जो कि यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो ये डायरेक्ट में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहले रन होने देते हैं, ये कंप्लीट अभी, हाँ रन हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिया ये जो नेम है ये ऑलरेडी एनजी मॉडल की वजह से बाइंड होके आया है, एंड यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ, अगर मैं यहाँ से चेंज भी करती हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, एनजी मॉडल की वजह से। तो एनजी मॉडल ये इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म होता है कि ये टू वे डेटा बाइंडिंग करती है। मतलब इसका भी जो मतलब बिहेवियर है, डॉम एलिमेंट है, वो हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं इसका भी बिहेवियर। इसीलिए इसको जो है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने डायरेक्टिव्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि सारे के सारे इसके विथ हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सब कुछ क्लियरली देखा है। बट इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कौन से हमारे पास डायरेक्टिव्स है एंड उन डायरेक्टिव्स के क्या क्या टाइप्स है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, तभी आपकी सारी की सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा डायरेक्टिव्स के रिलेटेड। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।